अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डिबेट विद ARD और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ रमीज़ दाऊदी। व्यूअर्स, आज 21 जून यानी 3 ज़िलहज अरबिक कैलेंडर के हिसाब से ज़िलहज यानी 12वां महीना होता है हिजरी कैलेंडर का, और आज उसकी 3 तारीख़ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िलहज का ही ये महीना होता है जिसमें इस्लाम के जो वो 5 ख़ास पिलर्स हैं, जिसमें से हज एक बहुत अहम रुकन और अहम पिलर होता है, उस हज को इसी महीने में मुकम्मल किया जाता है। और जब आप ज़िलहज के महीने की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, मक्का और मुकर्रमा की बात करें, और हज जब शुरू होने वाला हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज के इस मौसम में, हज के इस सीज़न में मक्का अल मुकर्रमा की जो हवाएं हैं, वहाँ की जो फ़िज़ाएं हैं, उसमें बखूबी आप इस हज के मौसम की खुशबू को महसूस कर सकते हैं और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खुशनुमा और कितना खुशगवार एक माहौल यहाँ पे हाजियों के साथ बना हुआ होता है। क्योंकि आज के बस चंद दिनों बाद, लेट से 4-5 दिनों के बाद ही 26 जून जो कि 8 ज़िलहज की तारीख़ होगी, उस दिन हज का पहला दिन होगा। और उसके दूसरे दिन ही यानी आने वाली वीक में ही यौमुल अरफ़ा, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, यौमुल अरफ़ा का भी वो दिन मेरे ख़्याल से 27 जून को हमारे हाजी वहाँ पहुँचेंगे। तो आइए, बहुत सारी कुछ जानकारियाँ जो हज से रिलेटेड होती हैं, जो आपको और हमें जानना और समझना चाहिए, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर से जैसे इस्लाम के 5 अरकान आप जानते हैं, वैसे ही हज से रिलेटेड 5 ख़ास लोकेशंस, 5 ख़ास अयाम यानी डेज़ यानी दिन, वो 5 ख़ास दिन क्या है, और वो 7 ऐसे ख़ास अहम अरकान क्या है जिससे हज मुकम्मल होता है और जिसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। व्यूअर्स, अगर तो आप इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं, या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार हज करने आए हैं, या आप इसमें और ज़्यादा जानकारी में मज़ीद इजाफ़ा चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन 5 अहम लोकेशंस की जिससे हज का सीधा ताल्लुक़ है और हाजियों का सीधा ताल्लुक़ है। और इन 5 लोकेशंस में सबसे पहला जो लोकेशन होता है, आप सब ने देखा है, सुना है, जाना है, लेकिन फिर भी आपके स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जो फर्स्ट लोकेशन है वो द ग्रैंड मॉस्क, जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं। बैत यानी घर, अल्लाह, अल्लाह का घर, और इसीलिए जो हाजी होते हैं उसे हम गेस्ट ऑफ अल्लाह भी कहते हैं, यानी दैफुर रहमान भी कहते हैं। तो बैतुल्लाह जो है वो पहली लोकेशन है, जिसे हम मस्जिदुल हरम भी कहते हैं। और जो दूसरी लोकेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है वो है मिना। मिना की भी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी मैंने जिक्र किया था अरफात का। अरफात का जो है मैदान, ये जो माउंट अरफा होता है, जबल अरफा भी कहते हैं, उसकी इतनी ख़ास अहमियत है जिसमें हम आगे आने वाले दिनों में बातें करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो नंबर 4 है, 4th लोकेशन है, वो है मुज़दलिफ़ा। और आखिरी में जो सबसे अहम लोकेशन है वो है अल जमारात। ये तमाम 5 ख़ास लोकेशंस हैं जिससे हज का सीधा सीधा ताल्लुक़ होता है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो 7 ज़रूरी अरकान क्या हैं जो हाजियों को ज़रूर करना चाहिए, और इसको करना बहुत ही अहम है। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वो है एहराम। ये जो वाइट कपड़ा है जो एहराम कहलाता है, वो नॉर्मल जो ड्रेसिंग होती है, नॉर्मल जो क्लोथिंग होती है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एहराम की हालत में हाजियों का होना लाजमी है। और उसके बाद तवाफ़ करना, सही करना, नंबर 3, और वकूफ़ अरफ़ा, जो मैंने अरफ़ा की बात की, माउंट अरफ़ात की बात की, 9 ज़िलहज को वहाँ हाजी इकट्ठा होते हैं, तो वकूफ़ अरफ़ा, इस पे भी और बातें होंगी। और 5वें नंबर पे है रमी करना, वो जमारात से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पे भी बातें होंगी। और 6ठे नंबर पे कुर्बानी करना, और हलक यानी कि जो बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, उससे मुंडवाना, शेव करवाना। तो आइए आगे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को हाजी किस तरीके से करते हैं, कैसे उन्हें करना चाहिए, और कैसे इन तमाम चीज़ों से और ज़्यादा आसानी हो जाए। इस मकसद के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो तमाम हाजी हैं जो अभी हज करने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी मेरा ख्याल है, जैसा मैंने आपसे कहा कि 8 ज़िलहज यानी 26 जून से वो हज के सफ़र पे निकल जाएंगे। सफ़र पे तो वो पहले निकल चुके हैं, पूरी दुनिया से हाजी यहाँ मौजूद हो चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो हज की
को इनफैक्ट जब उसको परफॉर्म करना है, उसको अमली जामा पहनाना है, तो वो 8 ज़िलहज को शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि तवाफ़ वकूफ़ एक चीज़ होती है। तवाफ़ वकूफ़ यानी वेलकम तवाफ़। जब हाजी या हुज्जाज मक्का के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो उन्हें एक वेलकम तवाफ़ करना होता है, या जब वो हज की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए शुरुआत में उन्हें तवाफ़ वकूफ़ करना होता है, जिसे हम अराइवल तवाफ़, वेलकम तवाफ़, या पहुंचने के बाद अपनी एक हाज़री लगाना या फिर वहाँ पे जाके तवाफ़ करना, इसे हम कहते हैं वेलकम तवाफ़। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि तवाफ़ क्या है। तवाफ़ जो ये खाना काबा है, जो आप अपने स्क्रीन पे तस्वीर भी देख सकते हैं, उस काबे के तरफ यानी सर्कलिंग द काबा 7 टाइम्स, 7 बार, और जो काउंटर क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है उसमें आपको ये 7 बार इस तरीके से घूम के उसके चक्कर लगाने हैं, और उसके बाद करना होता है सही। अब सही क्या है, जो मैंने आपको जिक्र भी किया था कि तमाम अहम ख़ास चीज़ें हैं, वही हरम के अंदर, हरम शरीफ के अंदर मक्का अल मुकर्रमा में जो खाना काबा है, उसी दायरे में, उसी अहाते में, साथ में ही एक इलाका है, एक जगह है जिसे सफ़ा और मरवा हिल्स कहते हैं, और इसकी बहुत ख़ास अहमियत है। तमाम हाजियों को, या तमाम जो इवन उम्रा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अभी हज की बात हो रही है, तमाम हाजी वहाँ सही करने जाते हैं, और सही में वो सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ी होती है, वो जो हिल्स होते हैं, उसे बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे सर्किल नहीं करना होता है तवाफ़ की तरह से, यहाँ पे आपको बैक एंड फोर्थ यानी एक एंड से दूसरे एंड, जो सफ़ा से मरवा तक जाना होता है और मरवा से सफ़ा तक आना होता है। इस तरीके से आपको 7 बार ऐसा करना होता है, तब जाके ये सही मुकम्मल हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो 8 ज़िलहिज्जा है, जिसकी बहुत अहमियत है, और अभी कुछ दिनों के बाद ही ये शुरू होने वाला है, तो मैंने आपसे कहा था कि हज का ये पहला दिन होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम जो हाजी होते हैं, या जो अभी हाजी आए हुए हैं पूरी दुनिया से, उन्हें पहले दिन क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके कोई भी रिश्तेदार दोस्त इस बार हज कर रहे हैं, या आप ख़ुद इस बार हज कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या उन तमाम लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें इन मालूमात से फ़ायदा हो सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको एहराम बांधना होता है। एहराम का जिक्र मैंने पहले भी किया था, दोबारा से मैं आपको स्क्रीन पे इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। एहराम का बांधना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ का दारोमदार नीयत से होता है, तो नीयत का करना, हज के लिए नीयत का करना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे हम नंबर 3 पे अगर आ जाते हैं तो तलबिया पढ़ना, और 4 पे मीना के लिए रवाना होना। और आखिर में जब हम मीना के लिए रवाना होते हैं, जब हाजी मीना के लिए रवाना होते हैं, तो वहाँ वकूफ़ मीना यानी मीना में ठहरना, वहाँ रुकना, वहाँ खड़ा होना, वहाँ आराम करना या वहाँ इबादतें करना, उसे कहते हैं वकूफ़ मीना। ये तमाम 5 बहुत ख़ास चीज़ें हैं जो पहले दिन यानी 8 ज़िलहज को तमाम हाजियों को करना ज़रूरी है। अब जब हम 8 ज़िलहज की बात कर रहे हैं, जिसे हम यौमल तरविया भी कहते हैं, मतलब ये हुआ कि हज का ये पहला दिन जिसमें पिलग्रिम्स तुलुए आफ्ताब जो होता है, यानी कि सनराइज़ जिसे हम कहते हैं, कि सूरज के उगने के फ़ौरन बाद या उसके बाद तमाम हाजी जो हैं, तमाम हुज्जाज, वो मीना के लिए कूच कर जाते हैं, मीना चले जाते हैं, मीना के सफ़र की तैयारी करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो मीना है, ये कैंप्स, ये तमाम चीज़ें आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस मीना की जो दूरी है हरम अल शरीफ से, मक्का अल मुकर्रमा के उस हरम से, वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। अब तमाम हज्जाज जो हैं वो मीना में सारा दिन और शाम वहाँ इबादत में लगे रहते हैं, और हज के इस सफ़र की प्रॉपर बाकायदा शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनको यहीं से तैयारी करते हुए आगे के सफ़र के लिए जाना होता है, जिसमें उन्हें नेक्स्ट डे अरफात जाना पड़ता है। लेकिन ये जो ज़ोहर की, असर की, मगरिब और इशा की जो नमाज़ें होती हैं, ये तमाम हुज्जाज मीना के अंदर ही इन तमाम नमाज़ों को अदा करते हैं, और दूसरे दिन अरफात के सफ़र के लिए
निकल जाते हैं या निकल जाएंगे, अभी जो हज आने को है उसमें। और ये जो अरफा है, माउंट अरफा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी दूरी लगभग आप 20 किलोमीटर के रेंज में मान सकते हैं। तो इसके जो सफ़र है ये 20 किलोमीटर के आसपास का होता है। और ये जो अरफा का दिन होता है, यौमुल अरफा, डे ऑफ अरफा, ये पूरा दिन जो है इबादतों के लिए पूरे हुज्जाज जो हैं, पूरे तमाम पिलग्रिम्स जो हैं वो डिवोटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। और वो जो एक माहौल होता है, मैंने ख़ुद इत्तेफाक से 2 बार इस मौके को एक्सपीरियंस किया है और महसूस किया है, तो मैं समझ सकता हूँ। वो एक ऐसा माहौल होता है कि बस हर एक इंसान इबादतों में और डिवोशन में और एक तरीके का जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, उसमें घुले रहते हैं। उसी में वहाँ पे जो अरफात के अंदर है, तमाम हाजी ज़ोहर और असर के जो इसकी नमाज़ें हैं उसको कंबाइन करके इकट्ठा पढ़ते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप पहले तवाफ़ करते हैं, सही करते हैं, उसके बाद मिना जाते हैं। मिना जाने के बाद आपको वहाँ नमाज़ें पढ़नी होती हैं पूरी। और जब आप नेक्स्ट डे अरफात के सफ़र की तैयारी करते हैं तो हज के दूसरे दिन क्या क्या करना ज़रूरी होता है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं आज हमारे इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले हमने 4 वक्त के नमाज़ों की बात आपसे करी थी, और जो फ़ज्र की जो नमाज़ होती है वो तमाम हाजियों को हज के दूसरे दिन इन्हें मिना के अंदर ही अदा करनी होती है। और उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है तकबीर तशरीक। तकबीर तशरीक की जो है कसरत से, यानी बहुत ज़्यादा इस दुआ को पढ़ना चाहिए बार बार हाजियों को। और इससे जो एक वो होता है, ये दुआ है, वो बिल्कुल हज के वक्त, इवन जो हज नहीं कर रहे होते हैं, जो दूसरी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। और वो दुआ ये है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस दुआ की कसरत से इसको आप पढ़ें और इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जो दूसरी अहम चीज़ है दूसरे रोज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अरफात की रवानगी। पहले मैंने कहा था कि मिना की रवानगी और वकूफ़ मिना, अब मैं कह रहा हूँ कि अरफात की रवानगी और ज़ोहर और असर की जो नमाज होती है वो मिलाकर एक साथ कंबाइन करके अरफात में अदा करना। और उसके बाद जब आप अरफात पहुँचते हैं, जब हुज्जाजुल कराम अरफात के मैदान में पहुँचते हैं, तो जाहिर है कि वकूफ़ अरफात बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम चीज़ है। तो वकूफ़ अरफात की जब आप बात करते हैं, यानी वहाँ ठहरना, वहाँ रुकना, वहाँ इबादत करना, वहाँ पर अपना वक्त देना, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास। इस पे हम और भी बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बताऊँ उसके बाद जो हमारे पास 5वीं अहम चीज़ है वो मुज़दलिफ़ा के लिए रवानगी। वहाँ पे वकूफ़ अरफात के बाद फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब हज्जाजुल कराम को मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना होगा। और जो छठी चीज़ है वो ये है कि जो मगरिब और इशा की जो जमातें हैं, जो नमाज हैं, वो इकट्ठे फिर अदा करना। और हमने मुज़दलिफ़ा की बात की है, तो अब मैं आपको बताऊं, पहले यौमुल अरफा जो है वो डे ऑफ अरफा कहलाता है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, सबसे अहम दिन होता है। और इसलिए भी सबसे अहम दिन होता है कि वहाँ पे पूरे हज्जाजुल कराम जो पूरी दुनिया से आए हुए हैं, अभी मैं बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 25 लाख 30 लाख लोगों को एक जगह, एक मैदान में, एक इलाके में अगर आपको उन्हें एक दिन के लिए मौजूद करना हो या कोई ऐसे रिचुअल्स करवाने हो जैसे हज में किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वो क्रिटिकल भी हो सकता है, कितना केयरफुल रहने की भी ज़रूरत होती है। और एक ही वक्त में वो तमाम हुज्जाजुल कराम जो है वो डिसेंड भी करते हैं, वापस भी उसी वक्त एक ही वक्त में आते हैं। तो ये इतना आसान होता नहीं है। शुक्र है अल्लाह का कि ये तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। और यहाँ की जो हुकूमत है, सऊदी की जो हुकूमत है, यहाँ का जो विज़न है, यहाँ की जो लीडरशिप है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं। 24 घंटे 7 दिन हर वक्त ये इन हुज्जाजुल कराम की और गेस्ट ऑफ अल्लाह की, ज़ईफ़ुर रहमान की खिदमत में लगे रहते हैं। और कई सालों से तो मैंने खुद देखा है, और आप तमाम इन चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे इतना जो एक बड़ा ऑपरेशन एक्सरसाइज होता है, इतनी आसानियों से बखूबी यहाँ की सरकार इसे अंजाम तक पहुँचा देती है और पूरी दुनिया से तारीफ़ें भी बटोरती हैं और अल्लाह ताला की भी ख़ास मेहरबानी रहती है। तो ये यौमुल अरफा की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं, जिस पे हम
आने वाले दिनों में मौका मिला तो ज़रूर बातें करते रहेंगे। लेकिन इसी यौमुल अरफा के रोज़ सूरज ढलते ही तमाम जो हाजी हैं वो एक साथ, जितने मिलियंस ऑफ जो हज्जाज हैं, वो माउंट अरफात से डिसेंड करते हैं और दे मेक देयर वे टू मुज़दलिफ़ा, और वहाँ से फिर वो मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज के तीसरे दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा को हज्जाजुल कराम क्या करते हैं, उस दिन के क्या अरकान हैं और क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था कि वकूफ़ मिना, वकूफ़ अरफा, अब मैं कहता हूँ वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। यानी आप जब मुज़दलिफ़ा जाते हैं या हुज्जाज वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ ठहरना होता है, वहाँ रुकना होता है, वहाँ खड़े होना होता है, वहाँ पे इबादतें करनी होती है, और वो हज के बहुत ख़ास मकामात में से, लोकेशंस में से एक है। और उसके बाद नंबर 2 है, वो है मिना की रवानगी। और 3 में मैंने आपसे पहले भी कहा था रमी करना। रमी जो है वो जमारात के पास, इसका शैतान को कंकड़ियाँ मारने से इसका ताल्लुक़ है, जिस पे अभी और बातें होंगी। और नंबर 4 पे कुर्बानी करना, और हलक यानी कि जो आपके सर के बाल हैं उसे मुंडवाना, उसे ट्रिम करना, डिपेंड्स के आप मेल हैं या फ़ीमेल हैं उस पर डिपेंड करता है। और आखिर में तवाफ़ ज़ियारत करना। मैंने आपसे कहा था तवाफ़ क़ुदूम यानी कि वेलकम तवाफ़ करना, और यहाँ पे आखिरी बात ये बता रहा हूँ कि तवाफ़ ज़ियारत यानी फिर वापस हरम अल शरीफ में जाके तवाफ़ ज़ियारत भी करना है। अब ये जो मुज़दलिफ़ा की मैं बात कर रहा था, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा की, वहाँ इबादतें तो होंगी, नमाज़ें होंगी, साथ साथ यही वो जगह है जहाँ से तमाम पिलग्रिम्स जो हैं वो स्टोन्स यानी कंकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। और वो कंकड़ियाँ वो इसलिए यहाँ से इकट्ठा करते हैं ताकि वो अगला जो स्टोनिंग रिचुअल्स है, जो कंकड़ियाँ मारने की जो एक तरीक़ा है जो जमारात में किया जाता है, वहाँ के लिए मुज़दलिफ़ा में ही इन कंकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। और मुज़दलिफ़ा के अंदर ये तमाम हुज्जाज देर रात तक या फजर तक आराम करते हैं और फिर वहीं से वापस मिना के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये जो हज स्टोनिंग रिचुअल्स है ये जमारात अल उक़बा पर अंजाम दिया जाता है। जमारात अल उक़बा, इस पे भी और बातें होंगी। तो जमारात अल उक़बा जो है यानी बड़े शैतान पर स्टोनिंग करना, स्टोनिंग रिचुअल्स को कंप्लीट करना, यानी शैतानों को कंकड़ियाँ मारते हैं तमाम हुज्जाज। और ये उसी जगह से मारते हैं जिस जगह पर प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डेविल को, शैतानों को 7 पेबल्स, 7 कंकड़ियाँ उन शैतान पर भी फेंके थे खुद प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इसके बाद तमाम जो हुज्जाजुल कराम हैं वो कुर्बानी करते हैं, और जितने भी मर्द हजरात हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, वो अपने सर के बाल को मुंडवाते हैं, शेव करवाते हैं। और जितनी भी औरतें हैं और जो हमारी माएँ और बहनें हैं जो इस बार हज कर रही हों या हज करते हैं, वो अपने फिंगर टिप के साइज़ तक अपने बाल को ट्रिम करते हैं। और यहाँ पे ये सिचुएशन आती है कि फिर एहराम की जो एक बंदिश होती है, एहराम के हालत से आप बाहर निकल सकते हैं जब आपने ये सब करवा लिया हो तो। और अपने नॉर्मल ड्रेसिंग में, नॉर्मल क्लोथिंग में आप यहाँ पर आ जाते हैं, और इस तरह से आपका जो हज है वो मुकम्मल हो जाता है। अब एक दूसरी बहुत अहम बात यह है कि इसमें अभी चंद चीज़ें और बाकी हैं। जब हमने 10 ज़िलहज की बात कर ली, उसके बाद मिना के अंदर 3 दिन तक और ज़्यादा क़याम करना पड़ता है या रुकना पड़ता है। जैसा मैंने आपसे तवाफ़ ज़ियारत की बात की, अगर आपने वो कर लिया है, और इनकेस आप ये जब मिना के अंदर रुकने की बात करते हैं तो इसे अयाम अल तशरीक कहते हैं। अयाम अल तशरीक यानी हाजी यहाँ और क़याम करते हैं, और शैतानों को जो स्टोनिंग करने का जो सिलसिला होता है वो चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे जमारात के अंदर जो अभी मैंने एक अल-उक़बा की बात की, अब मैं आपसे कहता हूँ अल-वस्ता यानी जमारात अल-वस्ता, और जो दूसरा एक नाम है वो है जमारात अल-सुग़रा, यानी छोटे जो पिलर्स हैं उस जमारात में, छोटे जो शैतान हैं वहाँ पे भी उन्हें कंकड़ियाँ मारी जाती हैं इन 3 दिनों के अंदर। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपका हज पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है। और ऐसे ही आप ये समझें कि इस बार जो हज शुरू होने वाला है 3-4 दिनों के बाद, इस हज को भी अल्लाह से मेरी यही दुआएं हैं कि
यहाँ की हुकूमतों को, यहाँ के मैनेजमेंट को और जितने भी तमाम मुल्कों से लोग हाजी आए हुए हैं उनको इतनी हिम्मत मिले, इतनी ताकत मिले, इतनी आसानियाँ पैदा हों कि सऊदी गवर्नमेंट की जो विजन 30 है उस विजन 30 के हिसाब से हज को और आसान बनाना और कंफर्टेबल बनाना और हाजियों को और ज़्यादा खिदमत देना, इसमें अल्लाह ज़रूर कामयाबी अता करे। और मेरी दुआ है कि ये तमाम जो हज्जाजुल कराम है खैर खूबी के साथ हज के तमाम अरकान को पूरा करते हुए सही वक्त पे अपने मुल्क, अपने घर वापस अपने फैमिली, अपने परिवार वालों के पास जा सके और यहाँ वो अपने जो उनके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो जाकर अपने लोगों के साथ, घर वालों के साथ शेयर कर सकें और अल्लाह ने चाहा तो इनका ये हज ज़रूर कबूल हो और आसान हो। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तो हमारा वीडियो था आज पार्ट 2 हज पे ख़ास तौर से कि क्या करना चाहिए हाजियों को। हमारे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, प्यारा मुल्क भारत है, वहाँ के हाजियों की बात होगी, इंडियन हज मिशन की बात होगी और जो CGI जद्दा है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन जद्दा, और जो इंडियन एम्बेसी इन रियाद है उनके क्या रोल हो सकते हैं और हज मिशन ऑफ इंडिया उसकी क्या अहमियत है, किस तरीके से अगर हज्जाज को अल्लाह न करे किसी तरीके की कोई परेशानी या कोई दुश्वारी अगर आती है, मेरी दुआ है कि ऐसा कुछ नहीं हो, तो आपको किन हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से उन हुज्जाज की मदद हो सकती है, कैसे उनके हज को आसान किया जा सकता है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो क्या करना चाहिए, इंडियन मिशन उसमें क्या करता है, कौन कौन से वेबसाइट से और किन जगहों पे जाके हाजियों की तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं हाजिर होऊंगा अपने दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं आप खुश रहें, हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।